बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लाज्मा फ़िज़िक्स सिंगल पार्टिकल मोशंस के सिलसिले में हम अभी तक जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो यूनिफॉर्म अप्लाइड फील्ड्स में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो है चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी तक आपने चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया, चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, और आज का जो है वो है चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका सारा हम डिटेल्स उसी तरह से लेंगे। सबसे पहले हम लॉरेंट्ज़ फोर्स ही लेते हैं। हमारे पास है द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू एंड मास m moving under a combined influence of uniform magnetic field B and gravitational field can be described by the equation of motion m dv by dt equals to q v cross b plus f। अब यहाँ पे E नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए E तो हो गया ज़ीरो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपने साथ में E की बजाय लिख दिया F। इफ़ एफ इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो क्यू इसके साथ क्यों नहीं आ रहा, आपको पता है कि जो क्यू है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए क्यू इसके साथ नहीं है। क्यू यहाँ पे है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, इसमें होना था ई ज़ीरो हो गया तो ये बन गया क्यू वी क्रॉस बी। If F is the gravitational force, then m dv by dt equals to qv cross b plus mg। F को आपने क्या लिख लिया, mg। The guiding center drift caused by F can be calculated as। अब अगेन हमें ये पता है कि ओवरऑल फोर्स ने क्या करना है, इसने जायरेशन क्रिएट करनी है, इसलिए इस चीज़ को आप ज़ीरो पुट करके सिर्फ देखें क्यू वी क्रॉस बी प्लस एफ को का इफ टोटल इफेक्ट जायरेटिंग पार्टिकल पे देखने के लिए हम इस तरह की इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ से आप इसको एफ इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो आप बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें दोनों साइड से। दोनों साइड से जब आपने बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और क्यू को आप इधर ले आए तो ये बन जाएगा एफ क्रॉस बी ओवर क्यू इक्वल्स टू बी क्रॉस बी। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता तो ये होता वी क्रॉस बी, तो चूँकि हमने माइनस साइन को ख़त्म करना है तो हम बी को उठा के इधर ले आए हैं, ठीक है। तो अब ये बन गया बी क्रॉस बी, तो ये एक ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, जिसको फॉर्मूले से हमने खोला तो ये बन गया वी बी स्क्वायर माइनस बी वी डॉट बी। अगेन इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसवर्स वैल्यूज़ लेनी है, तो ये वैल्यू जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारे पास रह जाएगा एफ क्रॉस बी ओवर क्यू इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर। ये ऐसे, जिसमें से अब v की वैल्यू निकालें तो वो बनेगी 1 ओवर क्यू एफ क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। अब ये जो वेलोसिटी है, अगर हम इसको कहें ये गाइडिंग सेंटर वेलोसिटी है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं वी जी का। दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर क्यू, एफ को आप लिख लें एम जी, और ये बन गया एम जी क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। ये एफ जो है ये बिल्कुल दिस इज सिमिलर टू द ड्रिफ्ट वी ई, जैसे ड्रिफ्ट वी ई में यहाँ पे ई था ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, अब जबकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहाँ पे एम जी आ रहा है। तो वी ई के साथ जो है ये ड्रिफ्ट किस तरह से सिमिलर है, इस तरह से सिमिलर है कि वो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट थी वो ई क्रॉस बी पे डिपेंड कर रही थी, ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट भी उसको कहते हैं, तो वो ई क्रॉस बी पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे वी जी जो है ये एम जी क्रॉस बी पे डिपेंड कर रही है। मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, जबकि ये जो ड्रिफ्ट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही के परपेंडिकुलर है। दोनों ये परपेंडिकुलर की होने की वजह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी जैसी ही इससे सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट जो है वो चार्ज क्यू पे डिपेंड नहीं कर रही थी, जबकि ये जो ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट है ये क्यू पे डिपेंड कर रही है। यानी कि पॉजिटिव आयन में ड्रिफ्ट की डायरेक्शन और होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आयन है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनटू द पेज हमने लिया हुआ है, यानी इस पेज के परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने ऐसे डाउनवर्ड लेना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब जो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा उसमें ये इसकी ड्रिफ्ट होगी। अब यहाँ से देखें ये आयन है, ये इस तरह से ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन की डायरेक्शन होती है, ये हमें पता है। तो यहाँ से देखें कि जायरेशन तो इसकी इस तरफ को है ऐसे, इसकी जायरेशन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन साथ में जो जायरो रेडियस है वो यहाँ से ज़्यादा है, और ऊपर की तरफ जाएं तो जायरो रेडियस जो है ना वो स्मॉल हो रहा है। फिर नीचे की तरफ आएँ तो जायरो रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, ऊपर की तरफ जाएं तो जायरो रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है। उसकी वजह क्या है? ये जी ग्रेविटेशनल फोर्स। जब पार्टिकल नीचे आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की और वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ करता है जायरेट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है और रेडियस जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये जो डिफरेंस इन रेडियस आता है यही ड्रिफ्ट की वजह है। तो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन क्या बन रही है? यहाँ से देखिए ड्रिफ्ट की डायरेक्शन मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम ड्रिफ्ट की डायरेक्शन उस तरफ को लेते हैं जिस तरफ को रेडियस जो है, रेडियाई जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखें, अब इन दिस केस जो ड्रिफ्ट है उसकी डायरेक्शन ऐसे बन रही है, ये वी जी की। और ये वी जी आप देख लें कि ये अगर ये वी जी का वेक्टर है तो ये जी के साथ भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है। अब आ जाए इसमें इलेक्ट्रॉन की तरफ देखें। इलेक्ट्रॉन ने जायरेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से ऐसे, इसके यानी आयन की ऑपोजिट। अगर आयन एंटी क्लॉकवाइज जायरेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ने क्लॉकवाइज जायरेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको उसकी जायरेशन उसके ऑपोजिट है। लेकिन अब की बार जो इंक्रीज इन रेडियस है वो किस तरफ को है? वो ऐसे है, यानी इन दिस केस जो गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट है उसकी डायरेक्शन ये है। आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों की सूरत में एक दूसरे के उलट है ड्रिफ्ट की डायरेक्शन, वी जी की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इट मीन्स कि जो वी जी है वो चार्ज के साइन पे डिपेंड कर रही है। वैसे दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर हैं दोनों केसेस में, लेकिन चार्ज के लिहाज से ये डिफ़र कर रही है। ठीक है जी। अब अगर इस तरह से एक प्लाज्मा है उसमें अगर ऐसा हुआ कि दो तरह के आयंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आयंस जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दूसरी डायरेक्शन में उनको ड्रिफ्ट मिल रही है। एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट मिलना क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइडिंग सेंटर का मूव करना। तो दो अगर उलट एक दूसरे के उलट ड्रिफ्ट मिल रही है तो इसका मतलब हुआ कि एक करंट क्रिएट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप नॉर्मली किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट क्रिएट होती है, हर इलेक्ट्रॉन पे ड्रिफ्ट क्रिएट होती है। और इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ड्रिफ्ट करते हैं तो हम कहते हैं कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसी तरह प्लाज्मा में भी जब ग्रेविटी की वजह से इस तरह की ड्रिफ्ट क्रिएट होगी तो एक करंट जो है वो जनरेट कर देगा। ये करंट आयन की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा। तो ओवरऑल हम उस करंट डेंसिटी को लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू एन एम प्लस एम जी क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने कैसे लिखा? n क्या है? ये चार्ज पार्टिकल डेंसिटी। हम प्लाज्मा में n को क्या लेते हैं? चार्ज पार्टिकल डेंसिटी के लेते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं उसको हम n कहते हैं। तो अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स जो हैं आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अगर आयंस हैं तो हम उनका मैस कैपिटल लेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका मैस हम स्मॉल लेंगे। तो इस तरह से ये टोटल बन गया जिसको आप जनरली फार्मूले में एन क्यू कहते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। एन क्यू हम नॉर्मली हम करंट डेंसिटी के फार्मूले में लेते हैं, एन ई भी कह लेते हैं, एन क्यू भी कह लेते हैं। ये उस तरह ये टर्म जो है ये उसको रिप्लेस करेगी प्लाज्मा में, एन एम प्लस एम, ठीक है। और उसके बाद आ गई वी यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और वो क्या है? जी क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। तो इस तरह ये करंट डेंसिटी जो है ना वो होगी ओवरऑल प्लाज्मा में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
द ड्रिफ्ट वीजी चेंजेस साइन विद द पार्टिकल्स चार्ज, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल के चार्ज के साथ उसकी डायरेक्शन होती है। द ड्रिफ्ट फॉर हैवियर आयंस इज मोर रैपिड। इसके अलावा ड्रिफ्ट जो है वो मैस पे डिपेंड कर रही है। ड्रिफ्ट जो है हैवियर आयंस के लिए ज़्यादा होगी, जबकि लाइटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल होगी। यानी अब देखें दो इसमें डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट से। एक तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट ना तो मैस पे डिपेंड करी थी ना चार्ज के साइन पे, जबकि ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट चार्ज के साइन पे भी डिपेंड कर रही है और मैस पे भी डिपेंड कर रही है। हैवियर आयंस के लिए ड्रिफ्ट ज़्यादा होगी, जबकि स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रिफ्ट जो है ना वो कम होगी। हेंस देयर विल बी अ चार्ज सेपरेशन, और इस तरह से चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेशन इवन इन अ न्यूट्रल प्लाज्मा, और उससे थोड़ा सा करंट क्रिएट होगा, चाहे प्लाज्मा बिल्कुल भी न्यूट्रल हो उसमें भी करंट जो है वो क्रिएट होगा। The net current density due to ions and electrons in the plasma is given by J is equals to N M plus M G cross B over B square. The cause of drift is again due to change in Larmor radius. अब यहाँ पे drift क्यों create हुई है, इसकी reason भी वही है कि Larmor radius जो है वो change होता है एक डायरेक्शन में। ऑर्बिट जो है एक साइड से और दूसरी साइड से उसमें इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है एज पार्टिकल गेन्स एंड लूजेज एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ वीजी इज यूजुअली negligible, but when the lines of force are curved there is an effective gravitational force due to centrifugal force. अब नॉर्मली अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सॉरी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड अगर यूनिफॉर्म है किसी एरिया में किसी स्पेस में, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो ऐसे में जो जितनी ड्रिफ्ट क्रिएट होगी वो इतनी माइनर होगी कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी ना होने के करीब ड्रिफ्ट जो है ना वो क्रिएट होगी, उसका इफेक्ट यूजुअली नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाएं यानी कर्व में आ जाएं, तो कर्व में जब कोई बॉडी मूव करती है तो वहाँ पे उस बॉडी के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। यानी पार्टिकल को खुद मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स ड्यू टू फील्ड उस पर एक्ट करती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड का इफ़ेक्ट या ड्रिफ्ट जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्रिफ्ट जो है, जब पार्टिकल जब ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कर्व्ड होंगी तो वहाँ पे ये ड्रिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी और वहाँ पे ये निग्लिजिबल नहीं होगी। लेकिन हम इसको मैस पे, चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैस पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसको मैस के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, हम ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट को मैस के लिहाज से ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। Centrifugal force is the basis of a plasma instability called gravitational instability. प्लाज्मा में इंस्टेबिलिटी आ जाती है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट की वजह से। और ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट किसकी वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्लाज्मा में ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियल ग्रेविटी, और ये एक आर्टिफिशियल टाइप ग्रेविटी होती है और रियल ग्रेविटी के साथ इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता। यानी जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, कर्व्ड होगा, वहाँ पे ये ड्रिफ्ट जो है ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक कंपैरिजन हम दे रहे हैं। ये कंपैरिजन में आप ज़रा देखें कि ए फिगर है, ए फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये इन तीनों केसेस में ए बी सी में तीनों में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो डॉट है। डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है तो ए फिगर में सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट इस तरह से जायरेट करें, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जायरेट करेगा अगर आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एक ये देखें, इसमें ऑर्बिट का रेडियस हर पॉइंट से जो है ना वो सेम है। अच्छा, अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव पार्टिकल होगा, वो पॉजिटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में जायरेट करेगा। यानी इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो उलट डायरेक्शन में जो है ना वो इसके वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरेट कर रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरेट कर रहा है। लेकिन अगेन इसका रेडियस जो है ना ये हर पॉइंट से सेम है, मतलब जायरो रेडियस जो है वो सेम रह रहा है, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। अब आ जाए बी फिगर में। बी फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरफ को ली हुई है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ड्रिफ्ट क्रिएट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ड्रिफ्ट ये देखें, ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट क्रिएट हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट है, इसकी वजह से ये देखें पार्टिकल का जो ऑर्बिट है इस एंड से भी ये स्मॉल हो गया और दूसरे एंड से भी स्मॉल हो गया, यानी जो लार्मर रेडियस था यहाँ से इंक्रीज कर गया और ऊपर से ये डिक्रीज कर गया, तो पार्टिकल का ऑर्बिट चेंज हो गया। अच्छा, अब ये आयन की पोजीशन हुई और ये हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से इसका भी ऊपर से रेडियस, जायरो रेडियस इंक्रीज कर गया और नीचे से ये जायरो रेडियस डिक्रीज कर गया। अब दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट की डायरेक्शन देखें, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, सिर्फ जायरेशन की डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, अब आपके पास तीसरी फिगर में अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जब आयन पे है तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ड्रिफ्ट जो है उसने मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होना है, परपेंडिकुलर होना है। तो ये ड्रिफ्ट है, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट है, इस डायरेक्शन में लार्मर रेडियस जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ये आयन की सिचुएशन हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन देखें। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ये इस तरीके से जायरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो जायरेशन है इसमें ड्रिफ्ट किस तरफ को है, इसमें ड्रिफ्ट जो है ना वो इस तरफ को है। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट की डायरेक्शन जो है ना आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की अपोजिट है ये फोर्स के परपेंडिकुलर, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये है यूनिफॉर्म। आज का हमारा जो यहाँ पे 3 लेक्चर्स थे, इनमें हमारे ये चीज़ एंड हुई कि अगर फील्ड्स जो हैं वो अप्लाइड फील्ड्स किसी भी किस्म के अगर वो यूनिफॉर्म हैं तो उनका चार्ज पार्टिकल की मोशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है जी। ये हमने 3 तरह के फील्ड्स का, और तीनों ही जो है यूनिफॉर्म फील्ड्स हमने लिए, जो ना टाइम पे डिपेंड कर रहे थे और ना ही वो स्पेशल उनकी डिपेंडेंस है, तो यूनिफॉर्म है हर तरह से। तो उसमें हमने देखा कि पार्टिकल जब जायरेट करता है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होता है।